नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण की इस सीरीज में आज का हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के बारे में। एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, ठीक है? उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक-एक करके समझते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का किस प्रकार से रोल रहा है, ठीक है? और हमारी इकोनॉमिक सर्वे में कौन-कौन से आंकड़े कृषि से संबंधित हैं और उससे जुड़ी जो और सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी सर्विसेज, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्यतः हम लोग एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र को। इसके अलावा हम लोग उद्यानिकी को पढ़ेंगे, मत्स्य पालन को पढ़ेंगे, मत्स्य पालन, ठीक है, उद्यानिकी, इसके अलावा पशुपालन और एक लास्ट टॉपिक रहेगा जल संसाधन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र की छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है वर्तमान में, ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। उसमें सबसे पहले बताया गया है कि कृषि, ठीक है, कृषि क्षेत्र कितना है और कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, अर्थात 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि से होता है, ठीक है, ये पहला फैक्ट। दूसरा, छत्तीसगढ़ में कितने कृषक परिवार हैं? तो छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार की संख्या अभी वर्तमान में हो गई है 40.10 लाख, ठीक है, कितनी हो गई है? 40.10 लाख। अब जितने किसान हैं उसमें फिर जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैटेगरी के अर्थात कुछ किसान लघु श्रेणी में आते हैं, कुछ किसान सीमांत श्रेणी में आते हैं, कुछ किसान जो है बृहद किसान है। तो उसमें लघु एवं सीमांत कृषक की जो संख्या है वो है 82%। कितनी है? 82% जो संख्या है वो लघु एवं सीमांत कृषकों की है, अगर हम लोग 40.10 लाख कृषक में देखें तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किसानों का वर्गीकरण अगर देखें तो सबसे पहला वर्गीकरण आता है लघु एवं सीमांत कृषक, या फिर लघु कृषक भी बोल सकते हैं इसको। लघु के पहले एक और आता है सीमांत कृषक, ठीक है, सीमांत कृषक, फिर लघु कृषक, फिर तीसरा आएगा मध्यम और फिर आएगा वृहद कृषक, ठीक है। इसको अर्ध मध्यम में भी बांटा जाता है कहीं कहीं पे। तो सबसे पहले सीमांत कृषक ऐसे कृषक होते हैं जिनके पास 0 से लेकर 1 हेक्टेयर की जमीन होती है। 1 हेक्टेयर से कम जमीन अगर किसी के पास है तो वो सीमांत कृषक में आते हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले। और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जिनके पास जमीनें हैं उन लोग किस में आएंगे? लघु कृषक में आएंगे। मध्यम कृषक में जिनके पास 2 से लेकर 10 हेक्टेयर तक जमीन है, 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक जमीन है, और 10 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास जमीन है, 10 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास जमीन है वो वृहद कृषक में आ जाएंगे। तो अभी हम जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में वो लघु एवं सीमांत कृषक देख रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जितनी भी योजनाएं हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनाती है वो इनको टारगेट करके बनाती है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ इन किसानों को मिल सके। उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनको टारगेट किया गया है, कहाँ कहाँ पे इनको सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। तो ये है लघु एवं सीमांत कृषक कितने प्रतिशत है। तो जितने किसान है 40.10 लाख किसान, उसमें 82% जो किसान है वो है लघु एवं सीमांत श्रेणी के, ठीक है। फिर देखते हैं सिंचाई के बारे में बताया गया है। प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई का जो प्रतिशत है वो है 38.75%। मतलब हमारे यहाँ जितने भी भूमि है उसमें 38.75% एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। फिर सर्वाधिक सिंचाई, तो सर्वाधिक सिंचाई अगर देखें तो सबसे ज्यादा सिंचाई जलाशय और नहर दोनों से होता है, इसमें 52% है। नहरों से सिंचाई हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है 52%, फिर नलकूप से 29%। तो ये भी प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है, वनडे एग्जाम्स में और सीजीपीएससी में भी आ चुका है। तो जलाशय एवं नहर से 52% की सिंचाई होती है और नलकूप से 29% की सिंचाई होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से फ्रेम होते हैं कि नलकूप से कितना प्रतिशत सिंचाई हमारे यहाँ होता है, तो 29% सिंचाई होता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में कुछ भूमि ऐसी है जहां पर सिंचाई सुविधा के बिना हम लोग कोई भी फसल नहीं ले सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसी भूमि कितनी है? ऐसी भूमि है 75%। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि प्रदेश में 75% कास्त भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरा फसल लेना संभव नहीं है। ठीक है, तो 55% भूमि ऐसी भूमि है, 55% ऐसी कृषि भूमि है जहां पर बिना सिंचाई सुविधा के हम लोग, वो सिंचाई सुविधा नहर के माध्यम से हो सकता है, नलकूप के माध्यम से हो सकता है, तालाब के माध्यम से हो सकता है, या अन्य किसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो बिना सिंचाई सुविधा के जो है 55% भूमि में हम लोग फसल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद में रखना है, दूसरी फसल नहीं ले सकते। फिर अपन देखते हैं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। एग्जाम में आ गया है ये, सीजीपीएससी में, सीजीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। तो इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 योजनाएं हैं। इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे में 6 से 7 योजनाएं होती थी। RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी इसके अंतर्गत शामिल होता था, लेकिन उन सबको हटा दिया इस बार केवल आपको 4 योजनाएं दिखेंगी इसके अंतर्गत। तो ध्यान में रखना है, अगर परीक्षा में आता है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना का कौन कौन सा घटक है या कौन कौन सी योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई जा रही है, तो वर्तमान में किसान समृद्धि योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना, टारगेटिंग राइस फैलो एरिया और शाकंभरी योजना। ठीक है, ये 4 योजनाएं बस दी गई है इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में, तो उसको ध्यान में रखना। RKVY इस बार नहीं दिया गया है, तो बनाते वक्त इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना की शुरुआत जो है 2002 में हुई है। ठीक है, इसका डेट भी पूछा जा सकता है। शाकंभरी योजना का डेट पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2005 में हुई है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, किसान समृद्धि योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत 2002 में हुई है। इसका पूर्व नाम था, ये भी याद रख लेना, पूर्व नाम इंदिरा खेत गंगा योजना। ठीक है, क्या नाम था? इंदिरा खेत गंगा योजना इसका पूर्व नाम था। लघु, इसमें क्या होगा? इसमें नलकूप का निर्माण होगा। ठीक है, किसान समृद्धि योजना नलकूप के निर्माण के लिए लाई गई है। ठीक है, फिर दूसरा है लघुत्तम सिंचाई योजना। लघुत्तम सिंचाई योजना में तालाब निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, लघुत्तम सिंचाई योजना में क्या बनते हैं? तालाब बनते हैं, और तालाब बनाने के लिए 40 हेक्टेयर तक की भूमि आवंटित की जाती है। ठीक है, इसमें याद रखना, लघुत्तम सिंचाई योजना में तालाब का निर्माण किया जाता है और तालाब के निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की जाती है। टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, टारगेटिंग राइस फेलो एरिया के तहत चेक डैम बनाए जाते हैं। चेक डैम नदियों का जो पानी रहता है उसको रोक कर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा, नदियों को रोक के छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कहीं पे एनीकट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उस पानी का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सके। तो टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, इसके तहत चेक डैम बनाया जाएगा। शाकंभरी योजना, शाकंभरी योजना के तहत कुओं का निर्माण किया जाता है और पंप दिए जाते हैं। ठीक है, पंप प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो शाकंभरी योजना के तहत पंप दिया जाता है और कुएं का निर्माण किया जाता है। योजना पूछा जा चुका है, कब से शुरू हुई है? तो 2005 से शुरू हुई है, इसको ध्यान में रखना शाकंभरी योजना को। तो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 4 योजनाएं भी संचालित है। सबसे पहला है किसान समृद्धि योजना, फिर लघुत्तम सिंचाई योजना जिसके तहत तालाब निर्मित किया जाएगा, फिर शाकंभरी योजना, और एक है टारगेटिंग राइस फेलो एरिया योजना जो है चेक डैम निर्माण के लिए। ये मैं बता चुका हूं, तालाब निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर तक की भूमि आवंटित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना नाम में ही है सूक्ष्म, इसमें कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके तहत स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर कैसे काम करता है? ये एक मशीन होती है जिसमें ऊपर में मोटर लगा होता है और ये पानी को फव्वारे जैसा पूरे खेत में फैलाता है। ठीक है, ये एक मशीन लगी होती है जिसमें मोटर लगा होता है और ये मोटर लगातार घूमता है और पानी को पूरे खेत में रोटेट करता है फव्वारे के माध्यम से। आपने देखा होगा फव्वारा जैसा निकलता है, तो स्प्रिंकलर, ठीक है, इसी को स्प्रिंकलर कहा जाता है। और एक होता है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में पाइप्स लगे होते हैं, पाइप्स में छोटे छोटे होल बने होते हैं। ठीक है, और जहां पे पौधा है वहीं पे होल लगाया जाता है। ठीक है, होल किया जाता है वहीं पे, और ये होल से टपक टपक कर
पानी निकलता है उन पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और ये पौधे वहां से फिर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन और ये होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो लघु एवं सीमांत कृषक वर्ग के किसान हैं और अन्य किसान हैं उनको कुछ अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% तक का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, कितना अनुदान? 70% तक का अनुदान दिया जाता है स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए। तो इसमें देखना केंद्र का अंश और राज्य का अंश अलग अलग। ये जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना केंद्र सरकार की योजना है, इसीलिए इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा भी दिखेगा और राज्य सरकार का हिस्सा भी दिखेगा। तो 70% अनुदान किसानों को लगभग मिलेगा इसके तहत। ठीक है, 70% में भी 33% केंद्र देता है और 37% राज्य देता है। इसको याद कैसे करेंगे? छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या कितनी है? 82% है, ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा जो अनुदान है वो राज्य सरकार देती है 37% तक की, ये ऐसे याद रख सकते हैं। और 33% केंद्र सरकार देगी अनुदान। और लघु एवं सीमांत कृषक को छोड़कर अन्य जो किसान हैं, इसमें 2 हेक्टेयर से कम किसान वाले कम खेती वाले किसान आते हैं और इसमें अन्य किसान अर्थात 2 से 5 हेक्टेयर तक आएंगे। ठीक है, अधिकतम से इसमें 5 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए रहता है। 5 हेक्टेयर तक की अगर किसी भूमि किसी के पास है तो उनको ये अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 50% तक का अनुदान है। 50% में केंद्र 27% देगा अनुदान और राज्य देगा 23% अनुदान। ठीक है, तो अन्य किसानों में केंद्र का हिस्सा ज्यादा है, केंद्र ज्यादा अनुदान देगी और राज्य जो है उससे कम अनुदान देगी। 27% और 23% राज्य देगी। यहाँ पे 37% राज्य दे रहा था और 33% केंद्र दे रहा था। तो ये हमें याद रखना है, इसको पेपर में पूछा जा चुका है। इसी में अगर पूछेगा सूक्ष्म सिंचाई योजना में हितग्राही का कितना अंशदान रहता है? हितग्राही का अंशदान कितना रहता है? तो हितग्राही का अंशदान लघु एवं सीमांत कृषक में देखें तो 30% रहता है। ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषक में 30% हितग्राही अपना पैसा लगाएगा, 70% सरकार देगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? 30% जो है हितग्राही का अंशदान रहेगा। और अन्य किसानों में देखें तो अन्य किसानों में 50% का अंशदान होगा। ये समझ में आ रहा है? ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें अगर बांट दिया जाए तो किस 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 प्रकार से बन रहा है? इसमें केंद्र, राज्य एवं हितग्राही। तो केंद्र का हम देख रहे हैं 33% अंशदान है, राज्य का देख रहे हैं हम लोग 37% अंशदान है और 30% जो है हितग्राही का अंशदान है। तो 33, 37 और 30 ऐसे ये बटा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग अन्य किसानों की बात करें तो अन्य किसानों में केंद्र, राज्य और हितग्राही, तो इसमें दिखेगा आपको 27% केंद्र का, 23% राज्य और 50% हितग्राही का अंशदान होगा। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से बांट सकते हो और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्थिक सांख्यिकी। आर्थिक सांख्यिकी में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे जीएसडीपी में कितनी भागीदारी रही है, किस किस वर्ष कितनी भागीदारी रही है और उसका जो है कितना वृद्धि दर रहा है, ग्रोथ रेट रहा है, ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। तो ये हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 6 साल का, 2017-18 से लेकर 2022-23 तक का हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में इससे एक क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान में रखना, इसको ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो 2017-18 से लेकर 22-23 तक का हम लोग यहाँ पे आंकड़ा देख रहे हैं। इसको पढ़ना कैसे है, इसको याद कैसे करना है, ध्यान से देखना इसको। वृद्धि दर, वृद्धि दर अर्थात जितना जीडीपी रहा था एग्रीकल्चर का, उसका नेक्स्ट ईयर में उससे कितना ज्यादा हमें जीडीपी मिला है। जैसे हमें 100 रुपए की जीडीपी हमारी रही थी एग्रीकल्चर की और नेक्स्ट ईयर रही हमारी 150 रुपए की। ठीक है, तो कितना अधिक जीडीपी रहा हमारा? 50 रुपए अधिक रहा। ठीक है, यही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ठीक है, और इसी को परसेंटेज में निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? वृद्धि दर निकल जाएगा। तो वही वृद्धि दर है। ठीक है, तो सबसे पहले 2017-18 में -18.73% दिख रहा है। यहाँ पे वृद्धि दिख रही है कि कमी दिख रही है? यहाँ पे सीधा सीधा आपको कमी दिख रही है।
ऋण 18.73%। इसका मुख्य रीजन था 2017-18 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल आया था। ठीक है, अकाल की स्थिति थी, बहुत सारे विकासखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली है -18.73%। और अभी तक अगर देखें 6 वर्षों में, विगत 6 वर्षों में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर थी, तो वो थी 2017-18 में। कोविड के टाइम पे भी हमारा जो फसल वाला जो क्षेत्र था, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था, वो पॉजिटिव था, धनात्मक था, जबकि सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों ऋणात्मक में चले गए थे। ठीक है, यहाँ पे कोविड वाले टाइम पे देखोगे माइनस नहीं है, 3.57 रहा है 2020-21 में। ठीक है, जबकि जो अन्य क्षेत्र थे, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, वो ऋणात्मक वृद्धि दर में चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है 2017-18 में, और सबसे अधिक अगर देखें तो उसके नेक्स्ट ईयर रहा है। ठीक है, ये मिनिमम है, ये याद रख सकते हैं इसको, ये मैक्सिमम। ठीक है, फसल क्षेत्र की अगर भागीदारी, अगर फसल क्षेत्र का अगर देखें वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रहा है, तो फसल क्षेत्र का वृद्धि दर, फसल क्षेत्र का वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रहा है, सर्वाधिक किस वर्ष रहा है, तो सर्वाधिक किस वर्ष रहा है 2018-19 में। ठीक है, कितना रहा है, तो 14.31%, 14.31%। एक यहां से ये प्रश्न फ्रेम हो सकता है कि फसल क्षेत्र का वृद्धि दर किस वर्ष था अधिक था, तो सर्वाधिक था 2018-19 में, कितना था 14.31। दूसरा प्रश्न ये बनेगा फसल क्षेत्र का वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम रहा, न्यूनतम रहा इसके एक साल पहले 2017-18 में, 2017-18 में। ठीक है, कितना रहा, ऋण 18.73%। तो ये दो क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही और वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम रही, तो ये आप यहां से निकाल सकते हो। दूसरा अगर पूछेगा वृद्धि दर की स्थिति कैसी है, ठीक है, तो वृद्धि दर की स्थिति जो है, स्थिति अगर देखें फसल क्षेत्र में वृद्धि दर की स्थिति, तो उतार चढ़ाव भरी रही है, उतार चढ़ाव भरी रही है। इसको कैसे निकाल रहे हैं, देखो 2017-18 में ऋण 18.73 था, उसके बाद बढ़ा 14.31, फिर कम हो गया 1.98, उसके अगले साल 2019 में, फिर 2020 में थोड़ा सा बढ़ा, फिर 2021-22 में बढ़ा, फिर बढ़ा। ठीक है, तो यहां से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अचानक आपको कमी देखने को मिली थी, यहाँ पे कमी थी, यहाँ पे बढ़ी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमें कमी और मतलब वृद्धि और कमी एक साथ देखने को मिलेगा, वो उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। ठीक है, अगर यही लगातार बढ़ रहा होता 14% से 15%, 16%, 17%, 17, 18, 19% ऐसा होता, तो वो था बढ़ती हुई स्थिति। ठीक है, अर्थात वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है, ऐसा कहा जाता उसको। लेकिन यहाँ पे माइनस था, माइनस के बाद प्लस हुआ। ठीक है, 14.31 हुआ, फिर अचानक से कम हो गया 1%। ठीक है, उसके बाद लगातार बढ़ रहा है, तो इसको यहां से तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ, कमी देखने को मिली थी, इसीलिए इसको उतार चढ़ाव वाली स्थिति में रखा गया है। दूसरा देखते हैं योगदान। तो फसल क्षेत्र का योगदान अगर देखें तो इसको पूछा जाएगा वर्तमान में कितना है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा, इसमें पूछने के चांसेस कम है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा थी, किस वर्ष सबसे कम थी। ठीक है, तो इसमें देखना वर्तमान में जो इसका योगदान है वो 9.89% है। ठीक है, फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, 9.89%। ये फसल क्षेत्र का योगदान है 9.89%। इसके पहले 10% था, उसके पहले 10.28 था। मैक्सिमम अगर देखें तो मैक्सिमम 2020-21 में था। ठीक है, 2020-21 में मैक्सिमम योगदान था। ठीक है, 10.28, इसके पहले 10.23 था, अपेक्षाकृत कम था। तो ये आप यहां से देख सकते हो। वर्तमान में फसल क्षेत्र का अगर योगदान पूछेगा तो 9.89 है, वो आपको मुखाग्र याद होना चाहिए, यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम होगा। फिर देखते हैं हम लोग राज्य में जैविक खेती। ठीक है, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य पोषित जैविक खेती मिशन शुरू किया है। ठीक है, वो शुरू हुआ है 2014 से, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन। ठीक है, इसमें जैविक फसलों को, ठीक है, जैविक खेती के माध्यम से फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती अर्थात हम लोग जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके हम लोग खेती करेंगे। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, इसकी शुरुआत हुई है 2014 से, और एक है केंद्र प्रवर्तित योजना जो है परंपरागत कृषि विकास योजना। ध्यान में रखना, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना किससे संबंधित है? तो जैविक, केवल जैविक से नहीं है, ये एक्चुअल में पूरे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इसका एक घटक जैविक खेती भी है, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो 2016 से हुई है, और ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसके पहले हम लोग ने देखा राज्य पोषित जैविक खेती मिशन 2014 से शुरू हुआ है। जैविक खेती मिशन, ठीक है। जैविक खेती मिशन में पूर्ण हमारे यहाँ कितने जिले ऐसे हैं जो पूर्ण जैविक जिले घोषित हो चुके हैं? तो 5 जिले ऐसे हैं जो पूर्व में ही जैविक जिले घोषित हो चुके हैं। उसमें गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर 5 जिले आते हैं, ठीक है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ठीक है, और गरियाबंद, ये 5 जिले ऐसे आते हैं जो पूर्ण रूप से जैविक जिले घोषित हो चुके हैं। इसके बाद जो बाकी जिले बच गए हैं, उन जिलों में एक एक विकास खंड को, ठीक है, उन जिलों में, शेष जिलों में एक एक विकास खंड को जैविक जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। जैविक जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना। जो शेष 5 जिलों के अलावा जो शेष जिले बच गए हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक जिले में जितने भी विकास खंड आते हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक जिले के एक एक विकास खंड, ध्यान रखना, एक एक विकास खंड को जैविक जिले के रूप में जैविक जिला निर्मित करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। जैविक जिले के रूप में विकसित करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। फिर है जैविक फसल, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो जैविक फसल कौन कौन से हैं? इसमें एक बार क्वेश्चन आया, सीजीपीएससी में ही क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल जैविक फसल नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे धान की कौन कौन सी किस्म जैविक फसल के अंतर्गत आती है, और दलहन में और तिलहन में कौन कौन सी फसल जैविक फसल के अंतर्गत आती है। तो धान की किस्म देख लेते हैं। तो धान की किस्म में बासमती, ठीक है, इनको जैविक फसल माना गया है। बादशाह भोग, दुबराज, पूषा सुगंध, जावा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, ठीक है, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांझी, काली गिलास, तिल कस्तूरी और ग्रीन राइस, ठीक है। इनको जैविक फसल के रूप में माना गया है, और ये सभी जो है धान की किस्म है। तो क्वेश्चन वहां से ऐसा भी फ्रॉम हो सकता है कि इनमें से कौन सा जो फसल है वो धान की किस्म है। तो उसमें तिल कस्तूरी को याद रख सकते हो, लोकटी मांझी को याद रख सकते हो, काली कमोद को याद रख सकते हो, काली गिलास को याद रख सकते हो। इसको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि ये जो है धान की किस्म है या किसी अन्य फसल की किस्म है, ठीक है। तो वो वहां से आप लोग बना सकते हो। फिर देखते हैं मक्का एवं लघु धान्य फसलें, ठीक है। तो मक्का एवं लघु धान्य फसलें में कोदो कुटकी, रागी, सांवा और कोसरा, ये 4 फसल जैविक फसल के अंतर्गत आते हैं। दलहन एवं तिलहन में देखें तो अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी और तिल, ठीक है। ये सभी, इसी को एग्जाम में पूछा गया है सीजीपीएससी में कि इनमें से कौन सा फसल जैविक फसल नहीं है। इसमें ऑप्शन था अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, ठीक है। लोग काफी कंफ्यूज हुए थे, क्वेश्चन को काफी लोग ने गलत करा था। तो अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, जैविक फसल के अंतर्गत आता है। और इन जैविक फसलों का विपणन कैसे होता है, ठीक है। जैविक फसलों के विपणन के लिए एक संगठन है जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन जैविक उत्पादों का विपणन जो है, विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग, ठीक है। उनको बाजार तक कैसे लाया जाएगा, उनको बेचा कैसे जाएगा जैविक उत्पादों को, तो उनको बेचने के लिए एक संगठन है जिसका नाम है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, ठीक है, किसान उत्पादक संगठन। जैसा कि नाम है किसान उत्पादक संगठन, ये जो है छोटे छोटे किसानों का, जो लघु एवं सीमांत कृषक होते हैं, उन किसानों का एक संगठन होता है, ठीक है। और इन संगठन में यह जो संगठन है उसमें मालिकाना हक भी इन्हीं किसानों का रहता है, ठीक है। और इस संगठन में ये संगठन जो है छोटे छोटे ग्राम पंचायतों के अधीन रहने वाले किसान मिलकर बनाते हैं, और इसमें जो भी उत्पाद होते हैं, उनके जैविक उत्पाद होते हैं या फिर कोई और भी प्रोडक्ट जो बनाते हैं, उन लोग उत्पादन करते हैं, उसका विपणन इन लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। क्या है ये? छोटे छोटे किसानों का एक संगठन है, ठीक है। छोटे छोटे किसानों का, छोटे छोटे किसान मतलब लघु एवं सीमांत कृषक, ठीक है।
किसानों का संगठन है, ये किसानों का संगठन, ठीक है, छोटे छोटे किसानों का संगठन होता है, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पंजीकृत करती है, ठीक है, पंजीकृत करती है। ये पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। इन लोग क्या करते हैं, जो जैविक उत्पाद रहेंगे उनको खरीद सकते हैं इन लोग, ठीक है। तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जैविक उत्पादों का विपणन किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है। एफपीओ के माध्यम से, एफपीओ क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा देखते हैं हम लोग, राज्य में कौन कौन से जैविक ब्रांड, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 14 टाइप के जैविक ब्रांड है छत्तीसगढ़ में, और वो किस जिले से संबंधित है जैविक ब्रांड। तो सबसे पहला है चांगरो राइस। चांगरो राइस जो है बलरामपुर से संबंधित है। बांसाझाल राइस महामाया, ये सरगुजा से संबंधित है। मैकल्स नेचर, ठीक है, कबीरधाम से संबंधित है, ठीक है। कबीरधाम को कैसे याद रख सकते हो, कबीरधाम वाला जो एरिया है वो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको याद रख सकते हो कबीरधाम। आगर जैव उत्पाद, आगर जो है मुंगेली है, ये मुंगेली जिला से संबंधित है, ठीक है। आगर नदी प्रवाहित होती है मुंगेली जिले से, इसलिए आप लोग याद रख सकते हो आगर जैव उत्पाद, ये जो है मुंगेली जिला से संबंधित है। आरुग, आरुग राजनांदगांव से संबंधित है। रुद्र ऑर्गेनिक, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी से संबंधित है। रुद्र को रुद्री जलाशय से याद रख सकते हो, रुद्री जलाशय कहाँ है, धमतरी में, तो रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी में है। पंचतत्व, पंचतत्व दो जगह पे है, दंतेवाड़ा पे है और कोंडागांव पे है पंचतत्व, ठीक है, दंतेवाड़ा और कोंडागांव। आदिम ब्रांड, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा में है। बस्तर नेचुरल, इधर जो है सब याद रखने के लिए आसान है, बस इतना ही है जो आपको याद रखना है, बाकी सब नाम से ही है। बस्तर नेचुरल बस्तर में है। केलो ब्रांड रायगढ़ में है, क्योंकि केलू नदी रायगढ़ में प्रवाहित होती है, ठीक है। शिवनाथ ऑर्गेनिक, शिवनाथ नदी दुर्ग की सबसे मुख्य नदी है, ठीक है, तो दुर्ग में, दुर्ग है से संबंधित है। रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर से संबंधित है। बालोद ऑर्गेनिक बालोद से, और जसपुर ऑर्गेनिक जसपुर से। बस आपको ऊपर के 3-4 नाम याद रखने हैं, जैसे चांगरो राइस हो गया बलरामपुर, ठीक है। बांसाझाल, बांसाझाल जो है सरगुजा से संबंधित है। मैकल्स नेचर, मैकल्स तो याद रख सकते हो कबीरधाम, क्योंकि मैकल श्रेणी, पर्वत श्रेणी वहीं से संबंधित है। आगर, आगर भी याद रख सकते हो मुंगेली जिला, क्योंकि मुंगेली जिला में ये नदी प्रवाहित होती है। आरुग भी, आरुग को याद रखना पड़ेगा, राजनांदगांव है आरुग का। रुद्र, रुद्र को रुद्री से याद रख सकते हो। और पंचतत्व, पंचतत्व दो जगह है, कोंडागांव में और दंतेवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में एक और जैविक उत्पाद है, जैविक ब्रांड है, जिसका नाम है आदिम ब्रांड, ठीक है, तो वो आप लोग याद रख सकते हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है कम जल का उपयोग करके अधिक से अधिक सिंचाई सुविधाएं किसानों तक पहुंचाना, ठीक है। कम जल का उपयोग करके अधिक से अधिक सिंचाई किसानों को उपलब्ध कराना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 2015-16 से शुरू हुआ है ये योजना, और इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई दोनों इसका पार्ट है, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 2015-16 में हुई है, ठीक है। इसका जो एक टैग लाइन देखोगे आप लोग हमेशा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ड्रॉप मतलब पानी की बूंदे, मोर क्रॉप उससे ज्यादा उत्पादन, ठीक है, हर एक बूंद से अपने को उत्पादन लेना है, ये इसका टैगलाइन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसको देखोगे आप लोग जहां भी आप लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़ोगे तो। फिर है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। रेनफेड एरिया क्या होता है, रेनफेड एरिया ऐसा एरिया होता है जहां की कृषि पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर होती है, ठीक है। क्या होता है रेनफेड एरिया, ऐसा एरिया होता है जहां की कृषि पूर्णतः वर्षा जल पर आश्रित होती है, ठीक है। तो इसमें रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2014-15 से शुरू किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसका उद्देश्य है वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है, ठीक है। देखो हमारे यहाँ वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है, उसी को हम लोग को सहेज कर, उसी का अच्छे से उपयोग कर, सदुपयोग करके, उसी जल का उपयोग करके हमें क्या करना है, सिंचाई के लिए बचाना है उस जल को, ठीक है। और उसका उपयोग करके हमें हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है, उसकी उत्पादकता को बढ़ानी है, ठीक है। और एक यहाँ पे टर्म आएगा
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि। सतत कृषि अर्थात जैसे हमने सतत विकास पढ़ा था, सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया, ठीक है। मतलब अगर हम लोग जो भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसको भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर हम लोग संसाधनों का उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो सके जिसका उन लोग यूज कर सके, ठीक है। वही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर है, ठीक है, जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी एग्रीकल्चर के लिए कुछ संभावनाएं बची रहे, ठीक है। ऐसा हम लोग एग्रीकल्चर करना है। तो यहाँ पे टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? ये किसानों को उनकी फसल के लिए जोखिम की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, जोखिम से बचाना है किसानों को, उनकी फसल जोखिम से बचाना। फसल जोखिम अर्थात फसल के बीच में उनके फसलों को किसी भी प्रकार से अगर हानि होती है, ठीक है, किसानों को, तो उनके लिए ये जो बीमा है वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके लिए कंडीशन होती है। बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में या फिर बुआई फेल हो जाना। अगर किसान किसी भी प्रकार से बुआई नहीं कर पाता, जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर नदियों का पानी उनके खेतों में आके भर जाता है, ठीक है, बुआई नहीं कर पाते हैं उन लोग, ठीक है, बाढ़ का पानी उनके खेतों में भर जाता है तो बुआई नहीं कर पाते। दूसरा स्थिति इसमें बुआई का फेल हो जाना, जैसे बुआई करा और उसके बाद किसी कारण से उसका बुआई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बीज नहीं निकल पाया, ठीक है, या फिर पानी आके बुआई करने के बाद पानी आके भर गया, तो बुआई नहीं हो पाना या फिर बुआई के फेल हो जाना, उस स्थिति में ये बीमा मिलेगा। फसल की अवधि में नुकसान होने की, ठीक है, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, ठीक है, फसल की अवधि, फसल कब से बोया जाता है? जून जुलाई से बोया जाता है। खरीफ वर्ष की अगर बात करूं तो मैं खरीफ फसल की जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। तो जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक जब तक इनका फसल है खेतों में, ठीक है, अगर उस बीच में उस फसल को किसी भी प्रकार की हानि होती है, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, या कुछ और जल जाता है, किसी भी प्रकार का हानि हो जाता है, तो उनको ये बीमा का लाभ मिलेगा फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में। स्थानीय आपदाओं के मामलों में क्षति होने की स्थिति में, स्थानीय आपदा कुछ भी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, ठीक है, अकाल हो सकता है, या फिर अचानक आग लग गई किसी चीजों से, ठीक है, स्थानीय आपदा किसी भी चीज से हो सकती है, तो इसमें स्थानीय आपदाओं के मामलों में क्षति की स्थिति में। फिर है फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान। देखो, फसल की कटाई होती है तो फसल की कटाई जब होती है तो उसको खेत में सुखाकर रखा जाता है नॉर्मली। अभी तो हार्वेस्टर आ गया, तो हार्वेस्टर से क्या होता है, डायरेक्ट फसल कटता है और धान लोगों के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन कई किसान ऐसे होते हैं जो ट्रैक्टर से पूरे फसल को कटवाते हैं, उसके बाद उसको खेत में रखते हैं एक दिन, फिर दूसरे दिन उसको बांधते हैं, फिर उसको ले जाके बीजते हैं, ठीक है। तो अगर फसल रखी हुई है खेत में, अगर उसमें रखी हुई फसल में किसी भी प्रकार का उसके नुकसान होता है, जैसे क्या हुआ था पिछले 2 साल पहले जो फसल रखी हुई थी खेतों में, ठीक है, उसी समय पे उसी अवधि में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। जैसे अभी की अवधि आप देख सकते हो, अभी जो रबी फसल चल रहा है, तो रबी फसल में क्या हो रहा है, अचानक से अभी बारिश वाला मौसम आ गया है, ठीक है, अभी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो उससे क्या होता है, जो फसल काट के जो रखे हैं, जैसे गेहूं कई लोग काट के रखे होंगे अपने खेतों में, तो वो जो गेहूं का जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो उसी के लिए फिर ये बीमा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में। फिर है फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में। फसल पैदावार इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपके यहाँ औसतन उत्पादन 3000 किलो का होता है, 3 क्विंटल का होता है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर का होता है, ठीक है। लेकिन आपको 100 किलोग्राम 200 किलोग्राम ऐसा आपको उत्पादन मिल रहा है। जितना उत्पादन होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा कहीं कम आपको उत्पादन मिल रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको जो है गिरदावरी करके जो है पटवारी द्वारा आकलन किया जाता है खेतों का, ठीक है, और आपके उत्पादन का आकलन किया जाएगा, उसके आधार पर आपको बीमा का लाभ भी मिल सकता है, ठीक है। तो फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में
फिर है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब आपको कुछ ना कुछ तो उसके बदले में देना पड़ेगा ना बीमा के लिए, जैसे आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, दुर्घटना बीमा करवाते हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का बीमा करवाते हो तो प्रीमियम जमा करते हो ना। तो वही जो है खरीफ फसल के लिए 2% तक का बीमा, 2% तक का प्रीमियम लेगी सरकार, रबी फसल के लिए 1.5% तक का प्रीमियम लेगी और उद्यानिकी फसलों के लिए 5% तक का प्रीमियम लेगी। तो प्रीमियम भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। फिर देखते हैं कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण, नाम में ही यंत्रीकरण अर्थात मशीनों का उपयोग होगा यहाँ पे कृषि यंत्रीकरण में। इसकी शुरुआत हुई है 2014-15 से, ठीक है। कब से हुई है? 2014-15 से। कृषि यंत्रीकरण में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जाती है। कृषि यंत्र सेवा केंद्र क्या करता है? वो कृषि उपकरण अपने पास रखता है और कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार कुछ फंड अलॉट करती है। वो फंड है 10 लाख रुपए तक की। तो 10 लाख रुपए तक की फंड राज्य सरकार अलॉट करेगी कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए। उस कृषि यंत्र सेवा केंद्र में कृषि उपकरण दिए जाएंगे उन लोगों को और उस कृषि यंत्र का उपयोग करके किसान जो है उसको किराए पर लेके उसका यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, ठीक है। वही है कृषि यंत्र यंत्रीकरण की योजना 2014-15 से शुरू हुई है। तो विभिन्न कृषि कार्य, इसी का उद्देश्य लिखा हुआ है, विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। तो समय पर और सुगमता पूर्वक और समय पर पूर्ण ये मशीनों के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसका पहला उद्देश्य हो गया। फिर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि सेवा केंद्र की स्थापना करना, ठीक है। उन्नत कृषि सेवा केंद्र पर उनको कृषि उपकरण दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उन लोग कृषि से संबंधित जो सर्विसेज हैं, वो कृषि से संबंधित जो भी कार्य है वो कर सके। फिर जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जाती है और 10 लाख तक की वित्तीय सहायता राज्य सरकार देती है, 10 लाख तक की वित्तीय सहायता देती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। वर्तमान में कितने कृषि सेवा केंद्र है छत्तीसगढ़ में? तो 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र है, ठीक है। ये 2022-23 का आंकड़ा है, ठीक है, इसको याद रखना। वर्तमान में अगर पूछेगा कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्र है तो 2805 है। ये है कृषि यंत्रीकरण। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कृषि विपणन। कृषि विपणन अर्थात एग्रीकल्चरल के लिए मार्केटिंग कैसे होगी, ठीक है। हमारे यहाँ हमने उत्पादन तो कर दिया, फसल तो आ गया, अब उसको मार्केट तक कैसे लाएंगे? तो मार्केट तक लाने के लिए हमारे यहाँ कुछ मंडियां बनी हुई हैं, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कृषि उपज मंडियां और कृषि उप मंडियां, ये भी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। तो हमारे यहाँ कृषि उपज मंडियां है जिसके माध्यम से हम लोग एग्रीकल्चर जो उत्पाद है उसको बाजार तक लेके जाते हैं, बाजार में उसको बेच पाते हैं और उसके बदले में हम उसका कुछ मूल्य भी लेते हैं। तो कृषि उपज मंडियां ये छत्तीसगढ़ में है 69 कृषि उपज मंडियां है और कितनी उप मंडियां है? तो 118 उप मंडियां है, इसको ध्यान में रखना। फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको बोला जाता है नाम, नेशनल एग्री मार्केटिंग, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 14 अप्रैल 2016 से। 14 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत हुई है ई नाम की, ठीक है, ई नाम की शुरुआत हुई है, राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत हुई है। भारत में 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है इसके तहत, ई नाम योजना के तहत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म है। तो इसके तहत 585 जो 585 कृषि उपज मंडियां है उसको राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। और भारत में छत्तीसगढ़ में कितना? तो छत्तीसगढ़ में 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना है। हमारे यहाँ टोटल 69 कृषि उपज मंडी है जिसमें से 14 को हमें राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने से लाभ क्या होगा मंडियों को? तो मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने से लाभ ये होगा कि उनको उत्पादों का मूल्य, वास्तविक मूल्य हमें मिल पाएगा, ठीक है। पूरे भारत में जितनी मूल्य चल रही है, ठीक है, जितना मूल्य चल रहा है जो उत्पाद है उनका, जैसे धान का हो गया, गेहूं का हो गया, मक्का, ठीक है, कोदो कुटकी रागी, जो भी उत्पाद हमारे यहाँ होते हैं उसका भारत के जो बाजार, भारत का बाजार है उसमें कितना कीमत है, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा, किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल पाएगा। तो 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है ई नाम के तहत। उसमें प्रथम चरण में कितने कौन कौन से उपज मंडी है वो, और द्वितीय चरण में कौन कौन से उपज मंडी है वो हम लोग देखने वाले हैं।
तो प्रथम चरण में देखेंगे तो प्रथम चरण में है 5 उपज मंडी है प्रथम चरण में, जिसमें राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा। ठीक है, राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, भाटापारा और नवापारा 5 है कृषि उपज मंडियां जिसको राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना है। और द्वितीय चरण में उसके अलावा जो बच गए, ठीक है, वो सब द्वितीय चरण में, जैसे रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, प्रथम चरण को पूछा जा सकता है लेकिन अभी पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि ये दोनों चरण में जितने उपज मंडियां हैं सभी को ई नाम से जोड़ा जा चुका है। ठीक है, सभी मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 8 अप्रैल 2017 को। तो ध्यान में रखना, हमारे यहाँ 14 उपज मंडियों को चुना गया था इनाम के लिए और 14 उप मंडियां 8 अप्रैल 2017 को इनाम से जुड़ चुकी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी है। फिर हम लोग देखते हैं कितने मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है। ठीक है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हमारे यहाँ 11 है और मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हमारे यहाँ 111। ठीक है, फल सब्जी मंडी और ई ट्रेडिंग क्या है? तो फल सब्जी मंडी हमारे यहाँ टोटल 6 है। ठीक है, कितने फल सब्जी मंडी है? तो 6 है, ध्यान में रखना। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ठीक है, ये 3 संभाग है। इसके अलावा राजनांदगांव, पखांजूर और रायगढ़, पखांजूर और रायगढ़। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ 6 फल सब्जी मंडी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जितने बड़े बड़े अपने यहाँ जो सिटी से जुड़े शहर से संबंधित है, समझ लो इसको। ठीक है, अधिक शहरीकरण अधिक है यहाँ पे। तो फल सब्जी मंडी यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में है। ठीक है, इसके अलावा राजनांदगांव, पखांजूर और रायगढ़, ये 6 जगह है यहाँ पे हमारे यहाँ फल सब्जी मंडी है। इसके अलावा ई ट्रेडिंग, ई ट्रेडिंग क्या होता है? जो हमारे यहाँ फसल उत्पादन करते हैं उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ई ट्रेडिंग। ठीक है, हमारे यहाँ जो उत्पाद होता है, कृषि उत्पाद, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई ट्रेडिंग। ठीक है, इसको हम लोग ये हमारे कृषि उपजों के व्यवसायीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ किसान, बृहद किसान भी है जो अच्छे लेवल पे कृषि उत्पादों का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो उनको अपने जो उत्पाद है उसको भारत के अन्य कोनों तक पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी मददगार है। ठीक है, तो ई ट्रेडिंग 8 मई 2015 से ये प्रभावशील है, ई ट्रेडिंग। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ये आता है उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, इसमें बागवानी फसलों को पढ़ेंगे मुख्य रूप से हम लोग। ठीक है, जैसे फल, सब्जी, मसाला। ठीक है, तो उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ये किसके अंतर्गत आता है? उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में कितने सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र हैं? तो कितने सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र हैं? 2 हैं। एक है बाना नामक जगह में, इसको माना मत करना, बाना ही है, रायपुर का क्षेत्र है। और एक है दुर्ग में। ठीक है, एक है बाना और दूसरा दुर्ग में है। ठीक है, फिर है राज्य पोषित योजनाएं। राज्य पोषित योजनाएं, फलोद्यान विकास योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, फलोद्यान विकास योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत आम, केला और पपीता का अगर कोई रोपण करता है, कोई अगर ये फसल लगाता है, तो उसको 25% तक का अनुदान दिया जाएगा फलोद्यान विकास योजना के अंतर्गत। क्या याद रखना है इसमें? फलोद्यान विकास योजना के अंतर्गत आम, पपीता और केला, ठीक है, अगर इनका रोपण कोई करता है तो उसको 25% तक का अनुदान मिलेगा। फिर देख लेते हैं हम लोग उद्यानिकी फसल। इसमें पूछा जाता है एग्जाम में जनरली कि उद्यानिकी फसलों को क्रमवार जमाइए, उनके क्षेत्रफल के आधार पर या फिर उनके उत्पादन के आधार पर। तो हम देख लेते हैं हमारे यहाँ उद्यानिकी फसल कौन कौन से हैं? सब्जी, फल, मसाला, पुष्प और औषधि। ठीक है, इसको क्षेत्रफल के हिसाब से बोले या फिर उत्पादन के हिसाब से बोले, क्रम से जमाने के लिए, इनमें इनके क्षेत्रफल के हिसाब से बोले या फिर उत्पादन के हिसाब से बोले, दोनों के आधार पर इनका क्रम सेम है। तो हमारे यहाँ सब्जी का जो क्षेत्रफल है, सब्जी उत्पादन करने के लिए जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद फल है, फिर मसाला, पुष्प और औषधि। इसी प्रकार इन उद्यानिकी फसलों में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, फिर फल का होता है, फिर मसाला का होता है, फिर पुष्प का होता है, फिर लास्ट में औषधि का होता है। तो ये सेम सीक्वेंस है, इसको याद रखा जा सकता है, उत्पादन के आधार पर पूछे या फिर क्षेत्रफल के आधार पर पूछे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2013-14 में। ठीक है,
ये भी सूक्ष्म सिंचाई जैसा ही है, लेकिन ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसके पहले हमने सूक्ष्म सिंचाई देखा था, वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित था, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पर अनुदान दिया जा रहा है। देखिए, हमने पढ़ा था सूक्ष्म सिंचाई योजना इसके पहले, जो स्प्रिंकलर सिंचाई पर अनुदान दे रहा था, ठीक है, उस स्प्रिंकलर सिंचाई पर, और ये जो है ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देगा, इसको ध्यान में रखना है। इसमें लघु एवं सीमांत कृषक को 55% तक अनुदान दिया जाएगा, और पूरा अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार देगा। अन्य कृषकों को 45% तक का अनुदान देगा, ठीक है, 45%। और यहाँ पे अगर हितग्राही का अंशदान पूछा तो हितग्राही का अंशदान 45% है लघु एवं सीमांत को, और 55% है अन्य किसान को, ठीक है। तो इस प्रकार से कैसे बन जाएगा ये? राज्य और हितग्राही, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान में रखना, राज्य सरकार लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% तक का अनुदान देती है, और हितग्राही को कितना लगाना पड़ता है? 45%। जबकि अन्य किसानों को 45% तक का अनुदान देती है, और 55% किसानों का अंशदान रहता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर है कम्युनिटी फेंसिंग योजना, 2016-17 से चालू है। फेंसिंग मतलब जो फसल उत्पादन करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग तार लगाए जाते हैं, वो तार अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो वो सब इस योजना के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कम्युनिटी फेंसिंग योजना 2016-17 से संचालित है। सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से संचालित है? तो 2017-18 से संचालित है। बस इसको याद रख लेना, इतना ही है इस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एकीकृत बागवानी है ये, एकीकृत बागवानी मिशन योजना कब से संचालित है? 2005 से संचालित है, पूछा जा चुका है एक बार पेपर में, ठीक है। कब से संचालित है एकीकृत बागवानी मिशन? तो 2005 से संचालित है। उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, सब्जी, पुष्प, जड़ें, कंद वाली फसलें, मसाला, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है ये, ठीक है। तो बागवानी है, तो बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए संचालित होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसमें जैविक खेती भी शामिल है, ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले फसलें भी शामिल है, इसमें ध्यान में रखना। तो एकीकृत बागवानी मिशन 2005 से संचालित है। इसके मुख्य घटक क्या है, यही पूछा जाता है पेपर में। तो इसके 4 मुख्य घटक है: हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन, ठीक है। कौन कौन से घटक है इसके? हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन। तो इसमें ध्यान में रखना, हाईटेक नर्सरी के लिए 4 हेक्टेयर तक की भूमि में अगर कोई रोपण करता है, ठीक है, नर्सरी मतलब छोटे छोटे पौधे लगाएंगे वहां पे, वो पौधे कोई भी हो सकता है। तो 4 हेक्टेयर तक की भूमि में अगर कोई रोपण करता है तो उसको 100% तक का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, हाईटेक नर्सरी के तहत। लघु नर्सरी में 1 हेक्टेयर तक की अगर क्षेत्र में कोई रोपण करता है, फसल का रोपण करता है, तो उसको 100% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। और यह अनुदान सार्वजनिक क्षेत्रों पर ही होगा, इसको ध्यान में रखना है। निजी क्षेत्र में 100% अनुदान नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों पर अगर कोई 4 हेक्टेयर की भूमि में रोपण करता है तो उनको 100% अनुदान है। वैसे ही लघु नर्सरी क्षेत्र में भी 100% अनुदान है सार्वजनिक क्षेत्रों पर। अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई 10 लाख तक का अनुदान है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर 1 हेक्टेयर में अगर नर्सरी लगाता है तो उसको 10 लाख रुपए तक का अनुदान है अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन के लिए 35,000 रुपए तक का प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये है 4 घटक है, इसमें घटक ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला घटक है हाईटेक नर्सरी, फिर लघु नर्सरी, फिर अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नर्सरी, और लास्ट है सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बता चुका हूं इसके पहले, ठीक है, 2015-16 से संचालित है। इसमें ध्यान में रखना, लघु एवं सीमांत कृषक, जैसे कि हमने राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना में देखा था, 55% लघु एवं सीमांत कृषक को अनुदान दिया जाता था, और अन्य किसानों को 45% तक का अनुदान। सेम इसमें भी है, इसमें भी राज्य हितग्राही का अंशदान होगा 45%, और अन्य किसानों के लिए 55% अंशदान होगा हितग्राहियों का। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, ये पहले सुनिश्चित क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत भी शामिल था, इस बार इसको हटा दिया गया है, इस बार शामिल नहीं किया गया है, उसमें ध्यान में रखना है। 2007-8 से ये योजना संचालित है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम संचालित करती है। बहुत बड़ा योजना है, ठीक है, केंद्र सरकार का। तो इसमें हमें याद रखना है 2007-8 से लागू है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे हम लोग करने वाले हैं जल संसाधन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।